प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कोरोना महामारी के काल में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की जा रही है और जिनमें आप उपस्थित भी हो रहे हैं। तो उसी क्रम में आज की हमारी कक्षा 11वीं की हिंदी विषय की रहेगी। पाठ्य पुस्तक हमारी अंतरा भाग 1 और गद्य खंड के पाठ 2, जिसका शीर्षक है दोपहर का भोजन और लेखक हैं श्री अमरकांत जी। तो इस पाठ एवं लेखक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेखक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए बच्चों, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है चित्र, यह श्री अमरकांत जी का है और नीचे उनका जन्म वर्ष लिखा हुआ है। सन 1925 में उनका जन्म हुआ था। तो अब उनके जीवन परिचय की शुरुआत करते हैं। प्रसिद्ध लेखक अमरकांत जी का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा नामक गांव में हुआ और उनका वास्तविक नाम श्री राम वर्मा है, परंतु उन्होंने अमरकांत के नाम से ही साहित्य सृजन किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बलिया में ही हुई। इसके पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने किशोरावस्था से ही कहानी लिखना प्रारंभ कर दिया था। उनकी रुचि लेखन में थी। उन्होंने अपना कार्य आगरा से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग से जुड़कर शुरू किया। यहाँ वे प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े। उन्होंने छात्र जीवन में स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। अमरकांत जी ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से की। इसके अतिरिक्त उन्होंने दैनिक पत्रिका अमृत तथा दैनिक भारत के संपादकीय विभागों में भी कार्य किया। कुछ दिनों तक वे कहानी पत्रिका के संपादन से भी जुड़े रहे। उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी मासिक पत्रिका द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कार पा चुकी थी। यह प्रमुख कहानी है बच्चों, यह कहानी बहुत प्रसिद्ध रही उनकी। अब उनकी साहित्यिक विशेषताओं को जान लेते हैं। अमरकांत जी नई कहानी आंदोलन के एक प्रमुख कहानीकार हैं। जो आधुनिक हिंदी साहित्य है उसमें जो नई कहानी काल है उसके वे एक प्रमुख कहानीकार हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में शहरी एवं ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण करने का प्रयास किया है, उसको वास्तविक रूप में दिखाने का प्रयास किया है। वे मुख्यतः मध्य वर्ग के जीवन की वास्तविकता और विसंगतियों को व्यक्त करने वाले कहानीकार हैं। जो मध्य वर्ग के जीवन की वास्तविकताएं हैं उनको उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है। वर्तमान समाज में व्याप्त अमानवीयता, हृदयहीनता, पाखंड, आडंबर आदि का उन्होंने अपनी कहानियों को विषय बनाया और उनको दूर करने का प्रयास किया है। आज के सामाजिक जीवन और उसके अनुभवों को अमरकांत ने यथार्थवादी ढंग से अभिव्यक्त किया है। यथार्थवादी बच्चों वास्तविक रूप से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। उनकी शैली की सहजता और भाषा की सजीवता, शैली की सहजता और भाषा की सजीवता पाठकों को आकर्षित करती है। आंचलिक मुहावरों और शब्दों के प्रयोग से उनकी कहानियों में जीवंतता आती है। आंचलिक मुहावरों बच्चों क्षेत्रीय मुहावरे जो कहीं कहीं छोटे क्षेत्रों में भी प्रचलित होते हैं, तो क्षेत्र के अनुसार उन्होंने मुहावरों का भी प्रयोग किया है ताकि उनकी कहानियों में और अधिक वास्तविकता झलके। अमरकांत की कहानियों में शिल्प में पाठकों को चमत्कृत करने का प्रयास नहीं है, अर्थात उन्होंने ये कोई प्रयास नहीं किया कि उनका ये साहित्य चमत्कृत हो, यानी अधिक से अधिक
शिल्प पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान न देकर उसमें सहजपन, सादगी रखी और जो कथा जिस तरीके से चलती है समाज में, जो वास्तविकता है, उसको उसी ढंग से व्यक्त करने का प्रयास किया है। अब बच्चों उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, कहानी संग्रह, ये कहानी संग्रह बच्चों। उसके बाद है सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुखजीवी और बीच की दीवार, ये उपन्यास हैं। और अमरकांत जी ने कुछ बाल साहित्य भी लिखा है जो बच्चों में लोकप्रिय है। तो बच्चों, अभी हमने अमरकांत जी के जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक विशेषताओं एवं उनकी रचनाओं के बारे में जाना। अब हमारा जो पाठ है हमारे पाठ्यक्रम में, वह है दोपहर का भोजन। ये अमरकांत जी द्वारा लिखित है और ये हमारे पाठ्यक्रम में है। अभी मैं इस कहानी का सार आपको बता देता हूँ। इस कहानी की मुख्य पात्र श्री सिद्धेश्वरी हैं, जो एक गृहिणी है, यानी कि घर का काम करती हैं। घर की जो मालिक हैं उनकी पत्नी हैं और वो गरीबी में कैसे अपने परिवार को जोड़े रखने का प्रयास करती है, यह इस कहानी में हम देखेंगे। दोपहर का भोजन गरीबी में जूझ रहे एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार की कहानी है जिसे भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता। इस कहानी में श्री अमरकांत जी ने समाज में व्याप्त गरीबी को चिन्हित किया है। गृहिणी सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हा बुझा दिया। उसे प्यास लगी, वह लोटा भरकर पानी पी गई और वहीं जमीन पर लेट गई। उसका 6 वर्षीय बेटा प्रमोद अध टूटे खटोले पर पड़ा हुआ था। अध टूटे यानी बच्चों जो आधा टूटा हुआ था, खटोला जो खाट का ही छोटा रूप होता है, और उस पर उनका 6 वर्ष का बेटा प्रमोद लेटा हुआ था। वह बहुत कमज़ोर था, उसके गले और छाती की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। उसके मुख पर मक्खियां उड़ रही थी। सिद्धेश्वरी ने अपना फटा गंदा ब्लाउज उसके मुंह पर डाल दिया और किवाड़ की आड़ में खड़ी होकर गली में आने जाने वालों को देखने लगी। तभी उसे अपना बड़ा लड़का रामचंद्र घर की ओर आता हुआ दिखाई दिया। सिद्धेश्वरी ने एक लोटा पानी चौकी के पास रख दिया। रामचंद्र चौकी पर बैठ गया और फिर बेजान सा वहीं पर लेट गया। सिद्धेश्वरी बड़ी बेचैनी के साथ बेटे को देखती रही। उसने उसकी नाक और माथे पर हाथ रखकर देखा। रामचंद्र ने जब आंखें खोली, फिर हाथ पैर धोने के बाद चौकी पर आकर बैठ गया। माँ सिद्धेश्वरी ने खाना लाने के लिए पूछा। उसने बाबूजी के खाने के बारे में पूछा तो पता चला कि वे आते ही होंगे। रामचंद्र की आयु लगभग 21 वर्ष है। वह भी दुबला पतला गोरे रंग का था। वह एक स्थानीय समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडरी का काम सीखता है। वह इंटर पास है। सिद्धेश्वरी ने खाने वाली थाली सामने लाकर रख दी। उसमें 2 रोटियां और एक कटोरा पनियाई दाल यानी पतली सी दाल थी जिसमें पानी ज़्यादा था और दाल कम थी, और चने की तली तरकारी थी। रामचंद्र ने रोटी खाने से पहले छोटे भाई मोहन के बारे में पूछा तो माँ सिद्धेश्वरी ने मंझले बेटे मोहन के बारे में बताया कि वह इस साल हाई स्कूल की प्राइवेट परीक्षा देने की तैयारी कर रहा है। यद्यपि वह घर से गायब था, पर सिद्धेश्वरी की हिम्मत सच बोलने की न पड़ी। उसने तो उसकी तारीफ ही की कि वह पढ़ने में बहुत तेज है। वह हर समय पढ़ने में ही लगा रहता है। रामचंद्र खाना खाने लगा। माँ ने उससे पूछा, वहाँ कुछ हुआ क्या? रामचंद्र ने रुखाई में उत्तर दिया, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। फिर रामचंद्र ने बालक प्रमोद के बारे में पूछा तो माँ ने कह दिया, आज यह बिल्कुल नहीं रोया।
कहता था बड़का भैया के यहाँ जाऊँगा। माँ ने रामचंद्र से और रोटी लेने की जिद की तो रामचंद्र ने इनकार कर दिया। तभी मंझला बेटा मोहन आ गया। वह हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया। उसका रंग सांवला था तथा चेहरे पर चेचक के दाग थे। सिद्धेश्वरी ने उसके आगे भी खाने की थाली रख दी। मोहन माँ की ओर फीकी हंसी हंसते हुए खाने में जुट गया। माँ ने उससे भी एक रोटी लेने की जिद की तो उसने केवल दाल ही ली। वह दाल को पी गया। तभी घर के मालिक मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को घसीटते हुए घर में आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गई। उनकी उम्र तो लगभग 45 वर्ष थी, पर वे 50-55 के लगते थे। कपड़े गंदे से पहने रहते थे। वे खाना खाने बैठ गए। उन्होंने बड़के लड़के के बारे में पूछा। सिद्धेश्वरी ने बताया कि वह अभी खाना खाकर काम पर गया है। कह रहा था कि कुछ दिनों में उसकी नौकरी लग जाएगी। वह आपको देवता के समान बता रहा था। मुंशी जी के चेहरे पर चमक आ गई। वे बोले, बड़का का दिमाग बहुत तेज है। मुंशी जी खाना खाए चले जा रहे थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा, फूफा जी बीमार हैं, कोई समाचार नहीं आया? सूचना दी गई, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है। लड़का एमए पास है। मुंशी जी खाना खाते रहे। पत्नी ने और रोटी लेने की जिद की तो उसके पति ने के मांगने पर थोड़ा सा गुड़ दिया। मुंशी जी के खाने से निबटने के पश्चात सिद्धेश्वरी जूठी थाली लेकर चौके में जमीन पर बैठ गई। खाने की सामग्री बहुत कम बची थी, केवल एक रोटी थी। आधी रोटी प्रमोद के लिए रख दी और उसकी आंखों से टप टप आंसू चूने लगे। सारे घर में मक्खियाँ थी। दोनों लड़कों का कहीं पता न था। पति मुंशी जी औंधे मुंह पड़े निश्चिंतता से सो रहे थे। तो बच्चों, अभी हमने इस कहानी में देखा कि सिद्धेश्वरी परिवार में इतनी गरीबी होने के बावजूद सभी परिवार के सदस्यों को परिवार में जोड़े रखने का काम करती है। एक दूसरे सदस्यों की तारीफ करती है। वह किसी की बुराई नहीं करती है। घर के मुखिया के सामने भी बड़ाई करती है और सभी सदस्य परिवार की गरीबी को समझते हैं और सिद्धेश्वरी सभी को खाना भरपेट खिलाती है, चाहे उसके लिए बचे या ना बचे। और अंत में वह एक रोटी बचती है, आधी छोटे बेटे के लिए रखती है और आधी अपने लिए रखती है। तो वह कितनी गरीबी में जीवन यापन करती है, यह हमने इस कहानी में देखने को मिला। तो बच्चों, दोपहर का भोजन गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार की कहानी है जिसे भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता। सिद्धेश्वरी गरीबी में पूरे परिवार को जोड़े ही नहीं रहती, बल्कि गरीबी के एहसास को मुखर भी नहीं होने देती। इस कहानी में शिल्प की सादगी है। सहज संकेतों के माध्यम से कथा को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो बच्चों, ये कहानी का सार था और आज की कक्षा में हमने लेखक अमरकांत जी के जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक विशेषताओं एवं रचनाओं के बारे में भी जाना, कहानी के सार को जाना। आज की कक्षा का आपका गृह कार्य रहेगा कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड के पाठ 2 के लेखक श्री अमरकांत जी का जीवन परिचय एवं पाठ दोपहर का भोजन को ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।